नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूनिक केमिस्ट्री के संकल्प बैच में। बच्चों, हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर हमारा चल रहा है पहला, विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में? अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। 4 प्रकार के पढ़े थे। कौन से? बासदाम में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, एंड लास्ट रह गया है हमारा कौन सा? पराशर दाब। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? पराशर दाब। उससे पहले हम जो तीनों अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं उनके फॉर्मूले देखिए क्या क्या थे, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। क्या क्या थे देखिए ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला था भाई क्या? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम। पहला फॉर्मूला ये था भाई, बासदाम में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब ये था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जो बासदाम में आपेक्षिक अवनमन है, वो बराबर होता है किसके? विलेय के मूल अंश के। ये हमने पढ़ा था भाई, विलेय के मूल अंश के क्या होता है? बराबर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला क्या है क्वथनांक में उन्नयन का? क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला। डेल्टा टीवी क्या रहता है इसमें? क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या था भाई? तीसरा फॉर्मूला था डेल्टा टीएफ का। डेल्टा टीएफ का मतलब हिमांक में अवनमन। फॉर्मूला क्या है इसमें? चेंज क्या है बस, यहाँ पे बी की जगह एफ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है भाई, तो इतने सारे हमने तीन फॉर्मूले देखे इसमें। पहला बासदाम में आपेक्षिक अवनमन का, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन। आज हम बात करेंगे चौथे अणुसंख्यक गुणधर्म की। कौन सा है? परासरण दाब। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? परासरण दाब। तो चौथा कौन सा है? परासरण दाब। इंग्लिश में कहते हैं इसे ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझना भाई ध्यान से। देखिए, पराशर दाब को समझने के लिए सबसे पहले हमें पराशर के बारे में पता होना चाहिए कि पराशर क्या होता है। क्लियर है? क्या पता होना चाहिए? पराशर। और अगर मैं कहूं कि पराशर जानने के लिए हमें एक शब्द जानने की बहुत जरूरत है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है झिल्ली। क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? झिल्ली। पराशर को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? झिल्ली। तो भाई झिल्ली, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो झिल्ली आपने बायोलॉजी में पढ़ी होंगी। पढ़ी है? बायोलॉजी है? नहीं है? कोई बात नहीं है और अच्छी बात है, पढ़ी हो, है ना? तो ध्यान समझना, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाऊंगा कि झिल्ली क्या होती है। देखिए, झिल्ली का मतलब एक तरह से झिल्ली का मतलब होता है परत। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पराशर जानना है। क्या जानना है? पराशर, है ना? तो समझना ध्यान से, झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन। अब ये झिल्ली का मतलब होता है लेयर। झिल्ली का मतलब क्या? एक दूसरे शब्द में बात करूं, लेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेयर या फिर परत। जैसे आपने बहुत सारी जगह देखी होगी, है ना? हर चीज पे परत लगी होती है। जैसे मान लो आलू, आलू है, आलू देखा है? आलू पे छिलका होता है, वो तो वो जो छिलका है वो क्या है? परत है, आलू की परत है। तो उसको हम झिल्ली कह सकते हैं। जैसे चने का, चना देखा होगा, सूखा चना, उस पर ऊपर छिलका होता है, तो उसे भी क्या कह देंगे? झिल्ली कह देंगे। वो भी परत है, तो वो भी क्या है? झिल्ली। तो समझना ध्यान से भाई। झिल्ली देखिए तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। कौन सी कौन सी? पहली होती है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य
झिल्ली, ठीक है। दूसरी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है भाई। एंड लास्ट होती है अपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। देखिए हमारे काम की कौन सी झिल्ली है, वो है तुम्हारी ये वाली। अगर पराशर समझना है तो हमें कौन सी झिल्ली समझ में आनी चाहिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली समझ में आनी चाहिए। तो समझना ध्यान से अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। पहली बात तो हम इसमें जो झिल्ली है उसमें दो चीजों की बात करेंगे, एक विलेय और एक विलायक। एक विलेय, एक विलायक। विलेय आप चीनी नमक जो भी समझना चाहो वो समझ लो, विलायक का मतलब जल, ठीक है। विलायक कौन सा समझेंगे, विलायक जल से, ठीक है। अब समझिए पार, इसको वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिएबल मेम्ब्रेन की स्पेलिंग ये वाली, ठीक है। इसके बाद इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। इसको कहते हैं नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर। इसको परमेबल मेम्ब्रेन, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको कह देंगे नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। हमें काम आएगी कौन सी झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसपीएम। अगर मैं आगे से कहीं भी एसपीएम लिख रहा हूं तो एसपीएम का मतलब क्या समझना है आपको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या समझना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। अरे समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए, अब हम बात करें कि ये झिल्ली में पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये क्या क्या होती है, कौन सी और डेफिनेशन क्या है ना। समझना, पारगम्य का मतलब आर पार हो जाएगा, पारगम्य का मतलब आर पार हो जाएगा, है ना। क्या आर पार होगा, विलेय और विलायक। क्या होगा, विलेय और विलायक। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल जिससे हमें समझ में आ जाए कि विलेय और विलायक निकल जाते हो। जैसे आपने देखी होगी चाय छानने वाली जो छलनी होती है, जो चाय छानी जाती है, तो उस छलनी में क्या होता है भाई। अच्छा अच्छा, चाय कैसे बनती है, चीनी और दूध होता है, पानी होता है ना, चाय पत्ती होती है, जो भी बहुत सारी चीजें होती है उसमें ना। तो मैं बात कर रहा हूँ चीनी और पानी की। तो चीनी और पानी को मिला के हमारी चाय बन के आ रही, क्लियर। और भी बहुत सारी चीजें होती है, दूध होता है ना, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। चाय बनाने के लिए हमें दो चीजें महत्वपूर्ण चाहिए, एक चीनी चाहिए और क्या चाहिए, पानी चाहिए और दूध चाहिए, ठीक है। तो अगर उसमें भाई विलेय भी है और विलायक भी है, तो मुझे बताओ जो चाय छानने की छलनी होती है, क्या उसमें चीनी उसी पे रह जाती है या फिर दोनों एक साथ निकल जाते हैं। अरे दोनों एक साथ ही तो निकल जाते हैं उसके बाहर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो छलनी है चाय छानने वाली, उसमें विलेय भी जा रहा है अंदर और विलायक भी निकल जा रहा है, उसमें विलेय भी निकल रहा है और विलायक भी निकल रहा है। तो इस प्रकार की जो झिल्ली है, उन झिल्लियों को कहते हैं पारगम्य झिल्ली। कौन सी मेम्ब्रेन कहलाएगी, परमेबल मेम्ब्रेन। समझ में आया क्या बोला मैंने, जिसमें विलेय और विलायक दोनों निकल जाए, दोनों प्रवेश करें, उसे क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली। अरे समझ में आया भाई, क्या बोला, ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक दोनों प्रवेश करते हैं, क्या कहलाती है, पारगम्य झिल्ली, है ना। तो लिख सकते हो आप डेफिनेशन, मैं आप यहाँ पे शॉर्ट लिख दे रहा हूं, क्या, जिसमें से विलेय भी निकलेगा और विलायक भी निकलेगा भाई। आप डेफिनेशन बना सकते हो कैसे, ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक दोनों प्रवेश करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली, ठीक है। अच्छा इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा भाई, कोई बताएगा। अर्ध पारगम्य मतलब आधी चीज जाएगी आधी नहीं जाएगी, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा वो डिसाइड करेंगे हम एग्जाम्पल से, समझना ध्यान से, समझोगे। जैसे कभी चना देखा होगा आपने, है ना, चने देखे, जो चने की सब्जी बनती है, काबुली चना जिसे कहते हैं ना, छोले भटूरे वाले, खाए हैं छोले भटूरे, अरे खाए तो होंगे भाई। चलिए, तो उसको एक दिन जो चना होता है काबुली चना, उसको एक दिन पहले गला के रखा जाता है, देखा होगा आपने, है ना। इसका मतलब क्या है कि चना, अगर मैं चने को पानी में डालूं तो चना भाई साहब फूल जाता है,
क्या होता है, अगर मैं चने को पानी में डालूंगा तो चना क्या होगा, फूल जाएगा। तो चना फूलने से क्या होगा, चना क्यों फूला मुझे ये बताओ, चना क्यों फूला, क्योंकि चने में अंदर क्या चला गया है, पानी चला गया है। क्या चला गया है, पानी। तो जो चने का छिलका था भाई, समझना ध्यान से, जो चने का छिलका था वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है अर्ध पारगम्य झिल्ली का। समझना क्या बोला मैंने, मैंने कहा कि जो चने पे छिलका होता है वो किसका काम कर रहा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का। अब दूसरी तरह से एग्जांपल समझो समझो, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं मीठे पानी में चने को डालूं, है ना, मीठे पानी में सूखे चने को डालूं, तो क्या चने में अंदर पानी, सॉरी, चीनी चली जाएगी, बताइए। क्या चने में चीनी चली जाएगी, मतलब मीठा हो जाएगा चना, नहीं होता भाई। जो चीनी है, जो मीठा है, वो उसके छिलके पे रह जाता है। कभी देखना ट्राई करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें चीनी नहीं जा रही है, मतलब विलेय नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, विलायक जा रहा है। क्या जा रहा है, विलायक जा रहा है ना, पानी जा रहा है सिर्फ। तो ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय जा रहा है, नहीं जा रहा, विलेय का मतलब चीनी जा रही है, नहीं जा रही भाई, है ना। और क्या विलायक जा रहा है, क्या विलायक प्रवेश कर रहा है उसमें, कर रहा है ना। तो ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय प्रवेश नहीं करता है लेकिन विलायक प्रवेश करता है, उसे, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। समझ में आया, ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय तो नहीं जाएगा लेकिन विलायक निकल जाएगा, उस प्रकार की झिल्ली क्या कहलाती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो इसी झिल्ली का हमें यूज करना है आगे क्या समझने के लिए, परासरण समझने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें विलेय नहीं जाएगा, विलायक चला जाएगा। अपारगम्य का मतलब, अपारगम्य का मतलब ना तो विलेय जाए ना विलायक जाए। कोई एग्जांपल बताओगे, कोई भी एग्जांपल सोच के बताओ भाई। मैं कह रहा हूं अपारगम्य झिल्ली का मतलब इसमें ना तो विलेय जाएगा ना विलायक जाएगा। तो चलिए मैं बता दूं एग्जांपल आपको, अब ऐसे सोच सकते हो, सब बहुत सिंपल है। जैसे आपने पॉलीथीन देखी होगी, पॉलीथीन देखी है, पॉलीथीन में अगर मैं मीठे पानी को डाल दूं भाई, पॉलीथीन में मेरे पास एक पॉलीथीन है, उसमें मैंने मीठे पानी को भरा, तो क्या पॉलीथीन से पानी नीचे निकल जाता है, नहीं जाता। क्या पानी निकल जाता है, नहीं जाता। जब मैं बात कर रहा हूँ वो साबित है पॉलीथीन, है ना, फटी हुई नहीं है, क्लियर। तो अगर पॉलीथीन फटी हुई नहीं है, इसका मतलब क्या, क्या उसमें से पानी निकल जाएगा, क्या चीनी निकल पाएगी, नहीं निकलेगी भाई। तो ऐसी झिल्ली को क्या कह देंगे, जो पॉलीथीन है वो किसका काम कर रही है, अपारगम्य झिल्ली का काम कर रही है। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, अपारगम्य झिल्ली। मतलब क्या, जिसमें से विलेय भी नहीं निकलता, जिसमें से सिर्फ चीनी भी नहीं निकल रही है, और ना ही क्या निकल रहा है, विलायक। समझ में आया। तो पारगम्य झिल्ली मतलब परमेबल मेमोरी क्या होती है, जिसमें विलेय भी निकलता है, विलायक भी निकलता है। याद कर पाओगे, अरे आसान है, बहुत आसान तरीके से बताया भाई। अपारगम्य झिल्ली का मतलब जिसमें ना तो विलेय जाए और ना विलायक जाए। अर्ध पारगम्य झिल्ली ये हमारे काम की है, एसपीएम। एसपीएम क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, जिसमें विलेय नहीं जाता लेकिन विलायक चला जाता है। जैसे हमने बताया कौन सा, चने को पानी में डालने पर चने का फूल जाना, चने का जो छिलका होता है वो किसका काम करता है, अपारगम्य झिल्ली का। अरे समझ में आया सर, कोई डाउट हो तो बताइए, है ना। अब हम बात करेंगे, मैंने कहा था झिल्ली क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमें परासरण समझना है। क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि परासरण समझना है, परासरण की क्रिया कैसे होती है ना। तो परासरण समझने के लिए क्या पढ़ी हमने, झिल्ली। झिल्ली की कौन सी झिल्ली की आवश्यकता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, परासरण की। तो समझ में आया, किसकी बात करेंगे, परासरण की, है ना। तो देखिए ध्यान से, हम बात करेंगे इसकी परासरण के बारे में। देखिए ध्यान से भाई, बात कर रहे हैं किसकी, परासरण, ठीक है। इंग्लिश में कह देते हैं ऑस्मोटिक। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक, है ना। अब देखिए परासरण क्या है,
जैसे मान लो मेरे पास ये चना था भाई, क्या ये चना, इसको मैंने किस में डाला, जल में। क्लियर, समझना ध्यान से, एग्जांपल सही समझ में आएगा ना। ये चना है, सूखा चना, इसको मैंने किस में डाला, पानी में। भाई इसके बाहर क्या होती है, चने की लेयर होती है, मतलब छिलका कहते हैं, जैसे चने का छिलका कहते हैं ना, चना वो थोड़ा ऐसे ही बना है ना, देख लेना। ये चना है, इसके बाहर जो है वो छिलका है चने का। अब मुझे ये बताओ, ये जो है ये पानी इसके अंदर जाएगा भाई, अरे जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। चने चने में क्या गया, अंदर पानी गया, है ना। और अब मुझे ये बताओ, यहां पे ये पानी इसके अंदर गया है तो चना फूलेगा नहीं फूलेगा, फूल जाएगा, फूलेगा, फूल जाएगा सर। अब एक और क्वेश्चन है तुमसे कि मुझे ये बताओ, इनमें से सांद्रता किसकी ज्यादा, किसकी सांद्रता ज्यादा है, कोई बताएगा। सांद्रता का मतलब विलेय की मात्रा, सिंपल सी बात, सांद्रता का मतलब विलेय की मात्रा। क्या पानी में कोई विलेय मिला हुआ है, नहीं मिला भाई, मिला है, नहीं मिला। तो विलायक, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर का मतलब इसमें विलेय की कोई मात्रा नहीं है, तो सांद्रता इसकी कम होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। पानी की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। क्लियर। चने की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, समझना ध्यान से। पानी में कोई भी विलेय पदार्थ नहीं मिला था, इसलिए पानी की सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता ज्यादा है। क्लियर। अब भाई मुझे बताओ, जो पानी की दिशा है वो किधर है, मतलब किसकी तरफ जा रहा है पानी, चने की तरफ। ज्यादा सांद्रता की तरफ या कम की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ ही तो जा रहा है। अरे पानी की सांद्रता कम है तो कम से ज्यादा सांद्रता की तरफ जा रहा है, समझ में आया, कोई डाउट है, अरे कोई डाउट है, कोई नहीं है ना। तो क्या है, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाना ही, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। लेकिन अभी ये डेफिनेशन प्योर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि मैंने कहा कि परासरण समझने के लिए कौन सी झिल्ली आवश्यक है भाई, कौन सी झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो मुझे ये बताओ, जो छिलका है वो किसका काम कर रहा है, एसपीएम का काम कर रहा है, नहीं कर रहा भाई, कर रहा है। भाई ये चिल्का क्या मीट मतलब चीनी को अंदर भेज पाएगा, नहीं भेजेगा। क्या नमक को अंदर भेजेगा, नहीं भेजेगा। क्या इसमें विलेय जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्या जा रहा है, सिर्फ सिर्फ पानी जाएगा, सिर्फ विलायक जाएगा। मैंने वही कहा, जो विलेय को नहीं जाने देता है, विलायक को जाने देता है, वो झिल्ली कौन सी होती है, अपारगम्य झिल्ली होती है, सॉरी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो ये जो चने पे छिलका लग रहा है, ये कौन सी झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्लियर है। तो ये किसका काम कर रही है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का। तो मैंने कहा कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जाना ही, आया समझ में, क्या बोला, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर, अरे दिशा किधर हो रही है, इसको कहते हैं परासरण की दिशा, ये है परासरण की दिशा। कहां होगी, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर, कौन सी दिशा होगी, परासरण की दिशा। यहां लिख लेंगे, परासरण की दिशा किधर होती है, कम सांद्रता से कहा जाता है, ज्यादा सांद्रता की ओर, ज्यादा सांद्रता, ये होती है परासरण की दिशा। क्लियर। किसके द्वारा जाता है, एसपीएम के मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो डेफिनेशन फाइनली क्या बनी, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता या अधिक सांद्रता कह सकते हैं की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम द्वारा जाना ही
द्वारा जाना ही क्या कहलाता है सर? परासरण कहलाता है। परासरण परासरण कहलाता है। क्लियर? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? मैंने कहा कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाना ही किसके द्वारा जाना? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जाना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। कोई हो डाउट तो बताइए। ये तो एक डेफिनेशन होगी इसकी परासरण की क्या होता है। बात करेंगे किसकी? परासरण दाब की। परासरण दाब को समझ, अगर ये समझ में नहीं आई तो एक और तरीके से बताता हूँ, समझना ध्यान से, है ना। एक और सिंपल सा तरीका बताऊं आपको। चलिए देखते हैं एक बार, दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सर, ये बताइए। देखते हैं एक बार, है ना। देखिए सर, बात कर रहे हैं परासरण की, है ना। यही दूसरे तरीके से देखें। जैसे मान लो और करके ना, यहां भी परासरण ही पड़ रहा है। और करके पढ़ रहे हैं भाई। अगर इस तरीके समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका देखें, वो और सिंपल है ना। जैसे मान लो मैंने एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया और यहां पे मैंने कुछ जाली लगा दी। जाली का मतलब झिल्ली लगा दी। कौन सी झिल्ली? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी झिल्ली लगा दी? एसपीएम, ठीक है। अगर मैंने कहा इसमें मेरे पास भाई बिलियन है, क्या है? बिलियन। और बिलियन में मान लो यहाँ पे जो बिलियन है उसमें दो चीजें हैं, एक तो जल है प्लस चीनी है। तो बिले और बिलायक मिला के क्या बन गया हमारे पास? बिलियन, ठीक है। मैंने कहा कि यहां मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? जल। तो यहां पे ये क्या है सर? बिलायक। इसमें मैंने कोई विलेय नहीं मिलाया। मैं क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने ये बीच में एसपीएम लगाया, झिल्ली लगाई एसपीएम, और इधर की साइड मैंने भरा, क्या भरा भाई? बिलियन। इधर भरा मैंने विलायक सिर्फ। तो मुझे बताओ परासरण की दिशा किधर होगी? कोई बताओगे? परासरण की दिशा किधर होगी? परासरण की दिशा किधर होती है? कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर, है ना। तो मुझे बताओ ज्यादा सांद्रता और कम सांद्रता किसकी ओर, किधर है, कौन सी है? भाई इसमें विलेय पदार्थ मिला हुआ है। विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? अरे विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? सांद्रता ही तो कहलाती है। तो विलेय किधर मिला है? इधर। तो सांद्रता ज्यादा किसकी? विलयन की। विलायक की सांद्रता, क्या इसमें कोई विलेय मिला है? नहीं मिला, तो इसकी सांद्रता कम है। इसकी सांद्रता सर कम है, इसकी सांद्रता सर ज्यादा है। ये बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता ज्यादा है। तो परासरण की दिशा किधर होगी? कहां से कहां जाएगा? कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर, मतलब ये इधर जाएगा। जो हमारा जल है वो किधर जाएगा? बिलियन की साइड में, है ना। तो डेफिनेशन क्या बनी सर, बताओगे? ये तो मैंने यहाँ पे सांद्रता के पदों में लिख दी थी, ये किसके पदों में है? सांद्रता के पदों में डेफिनेशन, है ना। ये जो डेफिनेशन है वो किसके पदों में? सांद्रता के पदों में, मतलब कम कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाना। इसको मैं बात करूंगा बिलियन और ब्लैक के पदों में। डेफिनेशन किसकी बात कर रहा हूं मैं? भाई डेफिनेशन तो परासर की ही पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी पढ़ रहे हैं और करके ना, अथवा करके। इसकी डेफिनेशन क्या बता दूंगा मैं, समझना ध्यान से। देखो किसके कड़ जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। बिलायक के कड़ किधर जा रहे हैं? बिलियन की ओर। बिलायक के कड़ किधर जा रहे हैं? बिलियन की ओर। समझ में क्या बोला मैंने? बिलायक के कड़ किधर जा रहे हैं? बिलियन की ओर जा रहे हैं ना। बिलायक के कड़ बिलियन की ओर जा रहे हैं। किसके द्वारा जा रहे हैं? एसपीएम से द्वारा जा रहे हैं। क्या भाई इसके बीच से, इसके मतलब इस शीशे से तो गुजरते जाएंगे, ये तो अनिवार्य है ना इसमें। तो क्या बोला मैंने? विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, समझना, विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। समझ में आया? क्या बोला कि विलायक के कण
अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर जाते हैं या प्रवेश करते हैं, इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। समझ में आया परासरण क्या होता है? क्या बोला? विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब एसपीएम द्वारा किधर आ रहे हैं? विलयन की ओर जाते हैं, विलयन की ओर जाते हैं, इस क्रिया को जाते हैं, ठीक है, इस क्रिया को परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। अरे समझ में आया? मैंने कहा कि विलायक के कण मतलब कम सांद्रता किसकी थी? विलायक की। ज्यादा सांद्रता किसकी थी? विलयन की। तो कम से ज्यादा की ओर जाएगा, मतलब विलायक के कण विलयन की ओर जाएंगे, किसके द्वारा जाएंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली। भाई ये शब्द जो है अर्धपारगम्य झिल्ली इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर ये शब्द नहीं लगाया तुमने इसमें तो ये सारी डेफिनेशन तुम्हारी गलत हो जाएगी, ठीक है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली लगाना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है भाई? ये डेफिनेशन या तो ये कर देना या ये कर देना, जिस तरह से समझ में आया हो उस तरह से कर देना भाई, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए सर, नहीं डाउट हो तो आगे बढ़ते हैं ना, बढ़े आगे। चलिए बात करता हूं मैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल यही हो गया, देखो सूखे चने को पानी में डालने पर चने का फूल जाना, कौन सी क्रिया? परासरण। सूखे चने को पानी में डालेंगे तो चना क्या हो जाएगा? फूल जाएगा भाई। तो कौन सी क्रिया से फूल रहा है? परासरण से, ठीक है? आप अपने मित्रों को पूछना कि चने का फूलना कौन सी क्रिया होती है? परासरण, ठीक है? अगर पढ़ा होगा तो ही बता सकते हैं भाई, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है? चलो यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एक दो है ना, एक दो एग्जाम्पल कौन से हैं देखो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या लिखेंगे? सूखे चने का, सूखे चने को है ना, सूखे चने को जल में डालने पर चने का फूल जाना, चने का फूल जाना परासरण कहलाता है। सूखे चने का जल में डालने पर चने का फूल जाना क्या कहलाता है? परासरण, ठीक है? एग्जाम्पल दूसरा लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल बताओगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, और क्या क्या चीजें फूल जाती हैं? किशमिश, देखिए किशमिश, किशमिश को पानी में डालेंगे तो क्या किशमिश फूल जाती है? फूलती है भाई, है ना? अरे फूलती है ना, तो उसे लिख दो। किशमिश को जल में डालने पर किशमिश का फूल जाना, किशमिश का फूल जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। तो दो एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए। एक तो सूखे चने का याद रखना, सूखे चने को पानी में डालेंगे तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? परासरण, ठीक है? किशमिश को पानी में डालेंगे तो भी वो किसके कारण फूलती है? परासरण के कारण। क्लियर भाई? अब हम बात देखो, हमारे ये जो दोनों टॉपिक थे, मैंने दोनों जगह परासरण के बारे में बताया है। यहाँ मैंने तुम्हें सांद्रता के पदों में बताया था, यहाँ विलायक और विलयन के पदों में बताया था, बस अंतर इतना है। दोनों ही डेफिनेशन है, दोनों में से कोई सी कर सकते हो, दोनों ही सही है भाई, है ना? क्लियर है? मैं अगर बात करूं, मैं अब किसकी बात करूंगा? परासरण दाब की। हमें अगर परासरण पता चल गया तो अब किसकी बात करेंगे? परासरण दाब क्या होता है, किसकी बात करेंगे?
क्या होता है सर ये परासर दाब? ठीक है भाई, किसकी बात करेंगे भाई? परासर दाब की, है ना? तो समझोगे परासर दाब? समझ लोगे? चलिए देखते हैं क्या समझते हो तुम, है ना? चलिए देखिए किसकी बात कर रहे हैं सर? परासर दाब। समझना ध्यान से, है ना? वही तरीके से समझ रहे हैं, इस तरीके से। ये मैंने क्या लगाया? क्या है ये? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर मान लो मैंने क्या भरा सर? ये वही बिलियन है। क्या है ये? बिलियन। बिलियन में क्या गया है? मेरे पास वाटर है, प्लस क्या है? चीनी है सर। दो चीजों का मिश्रण है, वाटर और चीनी का, है ना? तो यहाँ पे क्या बना? बिलियन। यहाँ पे मैंने क्या भरा? ये सर मैंने वाटर भरा ओनली, तो इसको क्या कह दूंगा मैं? ये ब्लैक है। तो मुझे बताओ सांद्रता किसकी ज्यादा? इसकी सांद्रता जो है वो कम है, इसकी सांद्रता कम है, और इसकी सांद्रता ज्यादा है। क्लियर? क्लियर है? इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता ज्यादा है। क्लियर है? इतना अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, है ना? अब मुझे बताओ परासर की दिशा किधर होगी? अभी ये भी पढ़ के आ रहे हैं, परासर इधर जाएगा, है ना? विलायक के कण विलयन की ओर अल्पपारगम्य झिल्ली द्वारा जाते हैं, इस क्रिया को परासर कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं इस पे भाई साहब दाब लगा दूं, क्या लगा दूं? दाब लगा दूं। कौन सा दाब? बाह्य दाब। कौन सा दाब? बाह्य दाब। समझना क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैंने इस पे दाब लगा दिया तो क्या होगा सर? ये कौन सा दाब लगा है? ये है बाह्य दाब। कौन सा दाब है? बाह्य दाब। अब देखिए समझना ध्यान से, क्या बोला मैंने? अब अच्छा, ये जो विलायक जा रहा था इसके अंदर, किसके अंदर जा रहा था? बिलियन के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि जो विलायक इसके अंदर जा रहा था वो इसके अंदर जाने से रुक जाएगा? भाई ये ऑलरेडी फुल था, मतलब ये जो इधर इधर वाला एक तरह से कंटेनर समझ लो, इधर वाला जो पार्ट है वो पहले से भरा हुआ है। इसमें विलायक हम और डालते जा रहे हैं, क्या एक टाइम ऐसा नहीं होगा ये पूरी तरह भर जाएगा? और यहां ऊपर जाने के लिए कुछ है नहीं है, बाहर से प्रेशर और लगा रहे हैं, मतलब क्या ये आपस में और नजदीक आ रहा है? आ रहा है ना? तो भाई साहब क्या ऐसा नहीं होगा ये जो ये जो विलायक इधर जा रहा था बिलियन की ओर, एक टाइम पे ये फुल हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा ये इधर आना? रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा? तो ये जो रुक जाएगा, ये जो परासर हो रहा था, जो परासर की दिशा थी, वो एक तरह से जो प्रक्रिया हो रही थी, क्या रुक नहीं जाएगी? रुक जाएगी ना? किसके कारण रुकी? बाही दाव के कारण। किसके कारण? अगर मैं इस बाही दाव को नहीं लगाता तो ये तो इसके अंदर जाता जाता और बाहर निकलता रहता। ऐसा ही तो होता। अरे होता नहीं होता, है ना? तो ऐसा दाव अगर मैं बाही दाव ना लगाऊं तो ये तो क्रिया होती रहेगी भाई, ये तो इसके अंदर जाता रहेगा। अरे विलायक बिलियन की ओर जाता रहेगा, लेकिन मैं बाही दाब लगा दूंगा तो क्या होगा सर? इधर मत लगाओ, ठीक है? तो क्या होगा, कोई बताएगा? तो क्या होगा? तो ये जो परासर की क्रिया हो रही है वो एक समय पे रुक जाएगी, रुकेगी। तो इसी दाब को कहते हैं हम, कौन सा दाब है ये? परासर दाब है। समझ में आया क्या बोला मैंने? डेफिनेशन क्या बनी सर? ऐसा दाब या फिर वह वाही दाब, वह वाही दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण की क्रिया को
क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। समझ में आई चीज है? बहुत आसान डेफिनेशन लिखाई है भाई, किताब में देखोगे बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी। इतना बड़ा नहीं करना है। क्या करना है हमें? वह वायुदाब जो परासड़ी क्रिया को, मतलब इसके अंदर जाने की क्रिया रुक जाएगी। कब रुकेगी? ये बाह्य दाब के कारण। किसके कारण? बाह्य दाब के कारण। तो इसी बाह्य दाब को कह रहे हैं हम। कौन सा दाब लग रहा है? ये परासर दाब लग रहा है। कौन सा दाब है? परासर दाब। अरे समझ में आया क्या बोला मैंने? वह बाह्य दाब जो परासड़ी क्रिया को रोक देगा, उसी दाब को कह देंगे क्या? परासर दाब। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है भाई? नोट करके पॉइंट लिखें। इसे पाई से डिनोट करते हैं, पाई से दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं। क्लियर है? किससे दर्शाते हैं? पाई से। क्लियर भाई? बाकी आज के लिए इधर रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे परासर दाब का फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा भाई, है ना। परासर दाब पाई बराबर होता है CRT। वहां से एक फॉर्मूला निकालेंगे हम, एक और निकालेंगे जहां से न्यूमेरिकल होंगे भाई तुम्हारे। ठीक है, एक फॉर्मूला होगा पाई बराबर CRT। पाई बराबर क्या होगा? CRT। ये फॉर्मूला बताएंगे कल कैसे आता है। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे पाई बराबर CRT कैसे निकला। ठीक है। एक बच्चे का कमेंट था, मैंने एक लेक्चर लिया था मोलरता मोललता पे। एक क्वेश्चन था, एक बच्चे का डाउट था, वो समझना ध्यान से क्या था। बाकी आज का लेक्चर यही तक एंड है। ठीक है, परासर दाब पढ़ लिया हमने, परासर पढ़ा था। बाकी हम इसका जो फॉर्मूला है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी। ठीक है, और इसके बाद एक या दो और लेक्चर होने वाले हैं। बाकी क्लास मतलब चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक बच्चे का कमेंट था कि क्वेश्चन, एक लेक्चर था मोलरता मोललता पे, तो वहां एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि 25% W/V, 25% W/V में विलेय विलायक और हमें बिलियन ज्ञात करना है, कितना होगा, है ना। तो समाना भाई, वहां आपका एक छोटा सा जो कमेंट आया था उसमें एक क्वेश्चन गलत था, एक आंसर गलत आया था। क्या था इसमें? समझो विलेय का भार क्या होगा, विलेय का भार। दूसरा आएगा सर बिलियन का, बिलियन का क्या आएगा? आयतन। बिलियन का क्या होगा? आयतन, क्योंकि ऊपर विलेय का भार, नीचे बिलियन का आयतन। ठीक है, और यहां पे जो विलायक का, अब समझो विलेय का भार कितना होगा। ये जो नंबर है वो विलेय के लिए 25 ग्राम, क्योंकि भार निकाल रहे हैं। इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन होगा कितना? परसेंट का मतलब 100, और आयतन है तो ml लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हम विलायक निकालेंगे तो कौन सा क्या निकालें? भार निकालें, आयतन निकालें। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ देखो यूनिट सेम है या अलग है? यहाँ ग्राम है या ml है? यही तो है। अगर यूनिट सेम होती तो जोड़ भी सकते थे, घटा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम तीसरी चीज अभी निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ भार है, यहाँ आयतन है। यहाँ क्या लिखा है भाई? ये भी तो क्वेश्चन है, यहाँ क्या चीज निकलेगी? तो उसे निकालने के लिए आगे हम क्वेश्चन में एक हमारे पास घनत्व तो दिया होता है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा हो तो वहां करेंगे। इससे यहाँ पे ये निकालना पॉसिबल नहीं है भाई, इतना है। तो यहाँ आपका मतलब जिसने भी कमेंट किया था तो उसका ये दोनों आंसर तो सही है, लेकिन विलायक नहीं निकलेगा, वो ध्यान रखना थोड़ा, है ना। ठीक है भाई, बाकी आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी अपने दोस्तों तक, जितने भी दोस्त हैं आपके जो भी केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो, उन तक शेयर कीजिए भाई। ठीक है, उनका थोड़ा भला हो जाए, है ना। चाहते हो किसी का भला हो तो कर देना शेयर, है ना। ठीक है, धन्यवाद।